नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात दलित वोट बैंक पर सियासी दंगल की। आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास क्या हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में दलित सियासत का शिलान्यास हो गया। अब तक ब्राह्मणों पर, ठाकुरों पर, पिछड़ों पर, इन पर सियासत जोर मार रही थी और अब दलितों के नाम पर भी दंगल शुरू हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से हाथ खींच चुकी मायावती ने शिलान्यास पर तो जैसे तलवार खींच ली। आरोप सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं लगाया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत बाकी पार्टियों को भी कटघरे में खड़ा किया। तो सवाल इसी बात का है कि क्या मायावती खुद को उत्तर प्रदेश में दलितों की स्वघोषित मसीहा बताने की कोशिश में है? क्या उनका यह ट्वीट एक तरह से रस्म अदायगी भर है या फिर अपने सुस्त पड़े कैडर में चाबी भरने की शुरुआत है? चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल रहे। बाबा साहेब का ये स्मारक ऐशबाग ईदगाह के सामने लगभग 5,500 वर्ग मीटर में बनेगा। स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। पुस्तकालय, संग्रहालय, फोटो गैलरी, सम्मेलन केंद्र, छात्रावास के अलावा यहाँ 750 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने की अपील की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये स्मारक बाबा साहेब की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता व योग्यता का परिचय मिलता है। हम सब जानते हैं कि वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही। उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। बाबा साहब के विजन में 4 बातें हमेशा महत्वपूर्ण रही। ये 4 बातें हैं नैतिकता, समता, आत्मसम्मान और भारतीयता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इन स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए जो कार्य निरंतर हुए हैं, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर के जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो। ये पंचतीर्थ विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। स्मारक का शिलान्यास हुआ तो बाबा साहेब के नाम पर सियासत साधने की कोशिश भी शुरू हो गई। सबसे पहले सामने आई मायावती और आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ये सियासी नाटकबाजी है। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके करोड़ों शोषित पीड़ित अनुयायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय उपेक्षा व उत्पीड़न करते रहने के बाद अब विधानसभा चुनाव के नजदीक यूपी बीजेपी सरकार द्वारा बाबा साहेब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करना, ये सब नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। मायावती की इस बात का जवाब कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया और याद दिलाया कि बाबा साहेब का सम्मान बीजेपी ने किया है। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर बनी हुई बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाबा साहब के सम्मान में अगर आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है,
तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी दलितों के उत्पीड़न के आरोप लगाए तो कांग्रेस ने सवाल पूछा कि 4 साल से मायावती कहां थी। 4.25 साल के योगी आदित्यनाथ के शासन में जिस तरीके से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आम आदमी पर अत्याचार हुए, तब बहन मायावती जी कहां थी। दलित की बेटी रात के 12 बजे जला दी जाती है तो बहन मायावती जी कहां थी। सोनभद्र में जब दलितों पर अत्याचार हो रहे थे तो बहन मायावती जी कहां थी। यह सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सवाल उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सवाल कर रही है बहन मायावती जी कि जब जब चुनाव आते हैं किसको फायदा पहुंचाने का प्रयास होता है। वैसे मायावती के आरोपों के सहारे दूसरे विरोधी दल भी बीजेपी को घेर रहे हैं और खुद को दलितों का मसीहा बता रहे हैं। कड़वी सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार में दलितों पे सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुए। क्योंकि अब चुनाव पास आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म का कार्ड खेलने में नहीं चूक रही है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। जनता सब कुछ जानती है और जनता को तय करना है और जनता तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करना। 19 का चुनाव आया तो सरदार पटेल की मूर्ति लगाया, अब 22 का चुनाव आ रहा है तो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की 4-4 बार बसपा, 4-4 बार सपा, कांग्रेस की सरकारें रही यूपी में, आज तक विधानसभा के अंदर एक भी आयल प्रिंट फोटो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नहीं लगवा पाई। चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो हर कदम को सियासी तराजू से तोला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बाबा साहेब के सम्मान से बीएसपी को डर क्यों है? क्या स्मारक बनाने से बीजेपी को दलित वोट मिल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि दलित समाज को आखिर कब तक सिर्फ वोट बैंक ही समझा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हीरो वाजपेयी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हीरो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक साइलस साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक जी आपका भी बहुत स्वागत। आस्था तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। आस्था जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गंगाराम अंबेडकर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बहुजन चिंतक हैं, बहुजन समर्थक हैं। और प्रोफेसर रविकांत जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप दलितों के विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं, उनके विषय में चिंतन मंथन करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत साहब, सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या सिर्फ ये बताना कि दलितों का शोषण हो रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, 4-4.5 साल में यही हुआ है, ट्वीट के जरिए पर्याप्त है? या फिर दलितों का उत्थान करना तो उनके साथ खड़े रहकर मुमकिन होगा? बाबा साहेब क्या एक अच्छा स्मारक बने, एक अच्छा सांस्कृतिक केंद्र बने जहां जाकर पता चले कि उनका योगदान क्या है भारत के विषय में, संविधान के विषय में, हमारे लोकतंत्र के विषय में? इसमें गलत बात क्या है? निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल ये है कि ये इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मुझे लगता है कि चुनाव के दृष्टिकोण से ये थोड़ा इको आ रहा है। आपकी आवाज साफ आ रही, बोलिए आप। चुनाव के पहले इस तरह की पहल वो निश्चित तौर पर ये दिखाती है कि कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उपयोग करके आप दलितों को वोट बैंक के रूप में केवल तब्दील करके और उनका उपयोग करना चाहते हैं। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को दलितों की चिंता रही है तो पिछले 4.5 साल में दलितों के पढ़ाई के लिए क्या किया गया, कितने हॉस्टल खोले गए, कितने विश्वविद्यालय खोले गए, और उसमें बाबा साहब के विचारों से लेकर के, ज्योतिबा फूले के विचारों से लेकर के बुद्ध के विचारों तक क्या काम हुआ है। दूसरा, पिछले 4.5 साल में ये भी देखा गया है कि उसमें हाथरस जैसी घटनाएं हुई हैं, जहां एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ और यही सरकार, उसका पूरा प्रशासन अपराधियों के साथ खड़ा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये सरकार बाबा साहब के मूल्यों
और बाबा साहब के विचारों के प्रति ईमानदार नहीं है, वो बाबा साहब को सिर्फ दलितों का वोट बैंक हासिल करने का जरिया बनाना चाहती है। महत्वपूर्ण ये है कि उनकी मूर्ति और उनके चित्र लगाने के बजाय बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब के जो मूल्य हैं, उनको प्रचारित प्रसारित किया जाए। लेकिन इस सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई, ठीक है, जिस तरीके से आरक्षण को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी, 13 पॉइंट रोस्टर ला करके दलितों को, आदिवासियों को एक तरह से सरकारी नौकरियों से बेदखल करने की जो साजिश की जा रही थी, वो उसके सामने केवल आप बाबा साहब की मूर्ति खड़ा करके क्या आप दलितों के साथ न्याय कर रहे हैं? ठीक, सवाल दलितों के आर्थिक गंगाराम अंबेडकर जी, सवाल उनके स्वाभिमान का है, लेकिन जब उनके पेट और पीठ दोनों पर। जी, मैं आ रहा हूं आपको। अंबेडकर साहब भी हमारे साथ हैं, गंगाराम अंबेडकर जी। प्रश्न इसी बात का है कि क्या अभी भी सिर्फ चित्र, सिर्फ मूर्ति लगाने से वोट मिल जाते हैं, या फिर लोग समझते हैं कि कौन उनका हितैषी है, कौन नहीं है? अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वो उनका हितैषी है, तो उनके साथ जमीन पर तो उतरे। देखिए राम मोहन जी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग संविधान का प्रहरी मानते हैं जी, लेकिन करीब 4 वर्षों से वो देश के राष्ट्रपति की सबसे बड़ी कुर्सी पर सुशोभित हैं, लेकिन उन्हीं की देख रेख में संविधान करा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, बारी बारी से उसको निष्प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी नौकरी चाकरी में डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी ना पहुंच सके, इसलिए रोजगार उगलने वाले विभागों को निजी हाथों पर सौंपा जा रहा है। दूसरी तरफ जो तमाम अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही थी, उनको निष्प्रभावी किया जा रहा है। उन्हीं के देख रेख में एट्रोसिटी एक्ट को निष्प्रभावी करने की भी शरारत की गई थी। हमें तो लगा था कि महामहिम राष्ट्रपति जी लखनऊ आए हैं तो शायद विश्व स्तरीय स्तर का कोई अम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास करेंगे, लेकिन बड़ा दुख है कि जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी 22 एकड़ में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में अगर एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल का निर्माण करती हैं, तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा बड़े स्थल पर उनको इस निर्माण को करना चाहिए। लेकिन उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व को समेटने की कोशिश की है, और ऐसा लगता है कि जिस तरह वो कंजस्ट एरिया पे, लखनऊ के बहुत व्यस्त एरिया में उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने के नाम पर जिस तरह दलित समाज को भरमाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं कभी कभी कहता हूँ अपने साथियों से कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मेरे नाम के पीछे पड़ी है, मेरा नाम 3 शब्दों में मिलकर बना है, गंगा राम अंबेडकर। राम का मंदिर अभी बन नहीं पाया है, गंगा के घाट गंदे पड़े हैं, अब चुनाव क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर पर है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को सियासी अखाड़े में कुदाने की कोशिश देश के सबसे बड़े पद पर आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं। और आप ये बताइए, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं, मैं लौट के आऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी लेकिन मुझे इस बात का उत्तर अभी भी नहीं मिला कि इसको पॉलिटिकल इशू कौन बना रहा है। एक कार्यक्रम हुआ, एक शिलान्यास हुआ, और उस शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक की प्रक्रिया होनी है। अभी तो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी हुई है। अब लोकार्पण की प्रक्रिया जब तक संपन्न नहीं हो जाती, तब तक तो उसका लाभ मिल जाएगा, ये आप लोगों को क्यों लगने लगा? क्यों मायावती जी अचानक इतनी बेचैन हो रहे हैं? क्यों उनको लगेगा कि पूरे दलित वोट यहां चले जाएंगे क्योंकि बाबा साहेब की एक स्मारक और उनका सांस्कृतिक केंद्र बनाने की बात बीजेपी ने कर दी है? महामहिम जी, राम मोहन जी, महामहिम जी जब उद्घाटन करे तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जोर शोर से अपनी महिमा मंडन कर रहे थे, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि परिवर्तन चौक के म्यूरल गायब हो गए हैं, महापुरुषों के सम्मान में लगे हुई पट्टिकाओं को गायब कर दिया गया है। स्मारक जो पहले से लखनऊ एवं नोएडा में उनके ही स्टेट में बड़े बड़े स्मारक बने हुए हैं, ये सरकारी संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, वो इस समय उदासीनता का शिकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उन्हीं को सजा लेते, संवार लेते, तो शायद अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे लखनऊ राजधानी में प्रवेश करते हैं,
डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी है, चारों तरफ की रेलिंग टूट गई है। कई बार हमने एलडीए के अफसरों को लिखने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखने का काम किया। परिवर्तन चौक के सारे म्यूरल गायब हैं, सामाजिक परिवर्तन स्थल के गेट गायब हैं। हीरो वाजपेयी जी, तो क्या ये बीएसपी की संपत्ति नहीं है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति है, ठीक है, वो समाज की हीरो संपत्ति है। वाजपेयी माननीय मुख्यमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी है हीरो वाजपेयी उनका रख रखाव करें। कैसे देखते हैं आप? सवाल इस बात का है कि क्या चुनाव के मुहाने पर शिलान्यास कराकर आप भी वही काम कर रहे हैं जिसके आरोप आप बीएसपी पर लगाते रहे? नहीं, देखिए, चुनाव तो हिंदुस्तान में 5 वर्ष कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं और इस समय भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव आने वाला और उसके 2 साल बाद लोकसभा, इसी बीच में स्थानीय निकाय और तमाम चुनाव चलते ही रहेंगे। वैसे हमारा लोकतंत्र है जिसमें कोई भी वर्ष बिना चुनाव के नहीं रह जाता। तो ये कहना मुझे लगता है सरासर गलत है कि चुनाव को हर चीज चुनाव पे आधार है। और अगर अंबेडकर जी का मानना कि अंबेडकर जी पर कोई भी सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है वो चुनाव है, मुझे लगता है सरासर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के बारे में जो ये कहे तो मुझे नहीं लगता कि वो उनके बारे में जरा भी समझ रखता है। और जहां तक अभी तक 2 अघोषित प्रवक्ता बीएसपी के बोलते रहे और उन्होंने कहा कि जितना भी अंबेडकर के नाम पर बना है ये राष्ट्र की संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है, तो ये शिलान्यास बीजेपी की संपत्ति कैसे हो गया? मुझे लगता है इन लोगों के बयानों में ही विरोधाभास है। कोई भी कार्य केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहब को अगर आप किसी राजनीति से तोल ले तो मुझे लगता है ये उनको बहुत कमतर करने की बात है। एक महान व्यक्तित्व था, संविधान के निर्माता थे, सांस्कृतिक केंद्र बनना, आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जानकारी करेंगी और मुझे लगता है उनकी ज्ञान को सिर्फ दलितों तक ही सीमित नहीं करना चाहिए, समाज के सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को अपनाना चाहिए। उन्होंने समानता की बात कही, उन्होंने आत्मसम्मान की बात कही, उन्होंने भारतीयता की बात कही और संविधान के रचयिता थे जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया। तो जब इन सब बातों पर आप गौर करेंगे तो जो बातें अभी तक पूर्व वक्ताओं के द्वारा कही गई है वो मुझे लगता है कि बहुत छोटी हो जाती है। उनका कद इतना बड़ा था कि इस तरह से उसको वर्गीकरण करना बहुत ही गलत है। विवेक साइलस साहब, सवाल इसी बात का है कि कौन सा विषय कैसे देखा जाएगा, ये उनका विश्लेषण उस विषय का विश्लेषण करने वालों पर निर्भर करता है। एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे, उन्होंने शिलान्यास किया एक महापुरुष के कार्यों का एक स्मारक, एक सांस्कृतिक केंद्र जिसमें चर्चा होगी। अब इसमें पॉलिटिकल एंगल तो मायावती लेकर आई। क्या वो ये चाहती हैं कि इस विषय पे चर्चा हो और अंबेडकर साहब सिर्फ बीएसपी के होके रह जाएं? जी देखिए, जैसे प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो सकते, वैसे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो भी किसी पार्टी के नहीं हो सकते, चाहे बीएसपी क्यों ना हो। ये गलत है। लेकिन सवाल ये है राम मोहन जी कि 4.5 साल हो गए और आज उद्घाटन किया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा हीरो वाजपेयी जी से कि भारतीय जनता पार्टी में अगर खुद अपने सांसदों को देखें, चाहे वो ज्योतिबाई फुले रही हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी ये कहते हुए कि दलितों पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो गया। यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, बगल में लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कौशल किशोर साहब, उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाए हैं। तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी सांसद खुद उठा रहे हैं। और जब भी चुनाव आते हैं राम मोहन जी, इस तरह की चर्चाएं आम हो जाती हैं। पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, फिर सरहद पे तनाव, कोई मुद्दा नहीं है। 4.5 साल बाद आप उस आयोग बना रहे हैं, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो और चाहे पिछड़ा वर्ग हो। 4.5 साल तक तो आपने सुध ली नहीं। और हाथरस की बेटी का कांड देखिए, उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताने में ये तुली हुई थी कि ये तो गलत है, झूठ है। चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कहा वहां तो बलात्कार हुआ ही नहीं। आज तक वो कुर्सी पे बने हुए हैं। आगरा की पुलिस ने क्या ट्वीट किया था कि फेक न्यूज है। यहां तक कि सीएम के जो सलाहकार हैं वो भी अपने ट्विटर हैंडल से बता रहे थे कि ये फेक न्यूज है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। चाहे आप उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, शाहजहांपुर देख लीजिए, सोनभद्र देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेन मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, उससे भटकाने की कोशिश कर रही है जनता को। चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान हो, महिलाएं हो,
तो आप व्यवस्था हो, ठीक, व्यापारी हो, आस्था तिवारी जी, क्या मैं आ रहा हूं वापस हीरो वाजपेयी साहब, आस्था तिवारी जी से एक प्रश्न हो जाए। आस्था जी, क्या आपको लगता है कि महामहिम का कार्यक्रम रातों रात बन जाता है? क्या ये भ्रमित करने का कोई मसला है, या फिर महापुरुषों का सम्मान है, एक सरकार ने तय किया और उस कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ? देखिए, महामहिम के द्वारा जो आज का कार्यक्रम किया गया है और जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का सांस्कृतिक केंद्र बनाने के लिए शिलान्यास किया उन्होंने, मैं समझती हूँ और कांग्रेस पार्टी उसका बहुत सम्मान करती है कि बाबा साहेब की स्मृतियों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, उनको हमारे आने वाली जनरेशन को प्रदर्शित करने के लिए उनके सामने हम इस चीज को आगे रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मगर क्या इसकी टाइमिंग ये सही है? आज पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश ने ये डेट, तो जो महामहिम इस डेट की महत्ता को बता रहे थे, पिछले 4 साल में 4 बार आई ये डेट, मगर तब क्यों नहीं किया गया इस तरह का कोई इवेंट? मगर क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरह का इवेंट सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने के लिए किया गया है, जिससे दलितों को भ्रमित किया जा सके और उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की छवि को सुधारा जा सके। आज बहुत वाजिब हो जाता है इस डेटा को जानना। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 11,829 दलितों के प्रति मामले दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ अपराध के मामले हैं ये। और आज जब मायावती जी भी, मैं समझती हूँ कि कहती हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के अगेंस्ट वो कर रहे हैं, तो मायावती जी कहां थी पिछले 4 सालों में, और उन्होंने क्यों किसी दलित के घर जाने का काम नहीं किया जहां उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ? तो ये सवाल मेरे भारतीय जनता पार्टी से भी है, सवाल बहुत अहम है, और ये सवाल, इसका उत्तर तो मुझे अभी चाहिए। एक ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा। हीरो वाजपेयी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन ये सवाल जरूर है कि अगर इतनी परेशानी है, इतने अत्याचार हैं, तो क्या एक स्मारक के शिलान्यास भर से सारे वोट मिल जाएंगे? ये क्या विपक्षी दल सोच रहे हैं, और क्या इतना आसान है दलितों को भरमाना? एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा इसी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास से दलित वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा? क्या मायावती जिस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं, उन्हें इस बात का डर है कि उनकी टक्कर सिर्फ बीजेपी से है, बाकी पार्टियों को वो अपने चीजों से स्किप मानती हैं कि वो लड़ाई में नहीं है? क्या इसके सियासी मायने हैं? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी साहब, विरोधी दल इस बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग उसकी चुनावी है। आपका लक्ष्य सिर्फ चुनावों में दलितों को भरमाना है। नहीं, देखिए, बहुत गलत तरीके से सोच रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के लिए लंदन में बंगला हो, पंचतीर्थ हो या यहाँ हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निर्माण हो रहा है। और रही बात कांग्रेस अभी जो कह रही थी, वो कांग्रेस पे विश्वास खत्म हो चुका है। देखिए, लगातार 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है ना। बहुत सारा नेतृत्व, चाहे सपा का हो, कांग्रेस का हो, ट्विटर से चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो अस्तित्व नहीं। जहां तक अभी हमारे सपा के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे थे कि दलितों पे अत्याचार का, मुझे लगता है इनका पूरा नेतृत्व बहन मायावती जी से गेस्ट हाउस कार्ड में पैरों में झुककर अपनी माफी मांगा और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस कराया। इससे बड़ा दलितों पे अत्याचार का कोई सपा का उदाहरण हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को वोट बैंक नहीं मानती। हमारे अधिकतर सांसद, विधायक, आप इतिहास उठा के देख लें, आदिवासी क्षेत्रों में, दलितों के क्षेत्रों में जहां वोट, जहां रिजर्व है सीटें, वहां से जीत कर आए हैं। और रही बात यह कि दलितों के हित में चिंतन, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक नया वोट बैंक डेवलप किया है जिसका नाम है लाभार्थी। सरकार की योजनाएं उन गरीबों तक पहुंची हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, जो कमजोर हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, पिछले 70 सालों उन तक सरकार की योजनाएं पहुंची है। और सरकार की योजनाएं पहुंचने से उस गरीब, शोषित, पीड़ित का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, या आगामी 2022 के चुनाव में पुनः योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के आशीर्वाद से पुनः सत्ता में 300 सीट लेकर आएगी। हमने एक नया कल्चर बनाया जिसमें
जाति को किनारे कर दिया, जाति को किनारे कर दिया। और जो मेरे घोषित या अघोषित प्रवक्ता यहां बैठे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राजनीति में देखने के चश्मे से बंद कर दीजिए। उनको भारत रत्न है और वो सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों में इससे ऊपर है। इससे बड़ा सम्मान भारत के अंदर नहीं है। उनको छोटा करने की कोशिश मत करिए, उनको किसी जाति में बांधने की कोशिश मत करिए, उनको किसी स्मारक से न चिन्हित करिए। वो इतना बड़ा कद है जिसने भारत को संविधान दिया, सबको समानता, एकता, भारतीयता का पाठ पढ़ाया। उसको आप अपने क्षुद्र हितों के लिए राजनीति में मत घसीटिए। ठीक है प्रोफेसर रविकांत साहब, बहुत सीधी सी बात है, मायावती जी का जब कार्यकाल रहा तो अभी गंगाराम अंबेडकर साहब बता रहे थे कि कितने विशाल, कितने बड़े बड़े स्मारक बनाए गए। सवाल बहुत सीधा है कि अगर स्मारक बनाने से या उसके कहने से, सांस्कृतिक केंद्रों के डेवलपमेंट से चुनाव जीते जाते तो फिर 2012 में अखिलेश यादव नहीं आते। क्या आपको अभी भी लगता है कि एक शिलान्यास मात्र से दलित लोग यह समझेंगे कि बीजेपी ही उनकी असली एक तरह से उनका ख्याल रखने वाली पार्टी है, उनके बारे में सोचने वाला दल है? देखिए, मुझे लगता है कि ये पहली बात ये है कि राष्ट्रपति जी को लेकर आपके पास में वापस लौट कर आऊंगा। आपकी आवाज ठीक ढंग से हमें नहीं मिल पा रही, मैं लौट के आता हूं। प्रोफेसर रविकांत साहब, यही सवाल मैं गंगाराम अंबेडकर साहब से करना चाहता हूं। अंबेडकर साहब, आप ही अभी समझा रहे थे कि कितने बड़े बड़े और विशाल सांस्कृतिक केंद्र, एक तरह से कहिए स्मारक कहिए, उनका निर्माण हुआ। लखनऊ में विरोधी दल पत्थर घोटाले का आरोप भी लगाते रहे, लेकिन इतने बड़े स्मारक बनाकर भी अगर मायावती चुनाव नहीं जीत पाई तो आपको लगता है कि एक शिलान्यास मात्र से दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक जाएगा? देखिए राम मोहन जी, स्मारक बनाने से केवल वोट बैंक का सवाल नहीं है। स्मारकों से एक वंचितों, शोषितों को एक प्रेरणा मिलती है। तो इस वाले से नहीं मिलेगी क्या? लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में नहीं, मैं तो कुदरत से ये कामना करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेरणा प्राप्त हो जाए कि जो भारत का संविधान, जो उनकी देख रेख में जो संविधान के वो प्रहरी हैं, उसकी सुरक्षा को और जो आरक्षण को वो पूरी तरह सुरक्षित रखें। मैं तो कुदरत से कामना करता हूं कि महामहिम जी के इस छोटे से स्मारक के शिलान्यास से उनको प्रेरणा प्राप्त हो जाए और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर अगर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में भी चलते हैं तो शायद वो इतिहास पुरुष बन सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी उनको एक इतिहास पुरुष का दर्जा देकर उनको बराबर का सम्मान दे सकते हैं। लेकिन केवल अगर ये कोरी केवल जाति और सियासत के बू से अगर वो निकल करके इस तरह काम करते हैं तो निश्चित तौर से अंबेडकर के अनुयायी उन्हें माफ नहीं करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी 5-6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो क्या महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से ऐसी भी कोई कोशिश हुई है कि डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में वहां भी स्मारक बनाने का काम करें? जहां तक हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि अघोषित प्रवक्ता, तो हम लोग किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। हम लोग तो केवल महामहिम राष्ट्रपति जी से अपेक्षा करते हैं कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आप पहुंच गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के जरिए अब संविधान करा रहा है, संविधान के एक एक अनुच्छेद को बदलने की शरारत हो रही है। जो अम्बेडकर के अनुयायी आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ जो सरकारी नौकरी चाकरी में जा सकते हैं तो उन विभागों को निजी हाथों पे सौंपा जा रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में ही निजी मेडिकल कॉलेजों से अनुसूचित जातियों का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जात के जो स्टूडेंट हैं उनकी फीस प्रतिपूर्ति नहीं आ रही है। बच्चों की फीस नहीं वाजपेयी जी, आप बताने का काम करें कि आपकी सरकार ने बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति क्यों रोक दी है? आप मुख्य धारा में देखिए वाजपेयी जी, आप ये देखें टीवी में देश देख रहा है, आप निजी मेडिकल कॉलेजों से आपकी सरकार ने क्यों अनुसूचित जातियों का आरक्षण समाप्त किया? ये देश देख रहा है।
क्या डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को निजी क्षेत्रों में भी आप लोग रिजर्वेशन लागू करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा नहीं लागू करते तो एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा और दूसरी तरफ अंबेडकर के अनुयायियों के साथ शरारत की सीमा कुछ नहीं है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। आप समय बताइए कि स्मारक कितने दिन में बनेगा? मैंने वाजपेयी जी आप समय सीमा बताइए कि राम मंदिर की तरह ये भी घोटाले का शिकार हो जाएगा। आप समय सीमा बताइए कि काशी के घाटों की तरह क्या ये इसी तरह गंगा की सुंदरीकरण का शिकार हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के मसीहा हैं। ठीक है और आपने ठीक है विवेक साइलेंस साहब दलितों के लिए कहा कार्यालय में फोटो तो बनवा दिया है, चंद लोगों लेकिन ये बताने का काम करो कि अनुसूचित जात के लोग कितने % इंस्पेक्टर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, प्रोफेसर है। जनता के आपने जो दुरुपयोग किया दलित जान गया प्रवक्ता जी अब मुख्य धारा में आ गया है। वाजपेयी जी आपने बताने का काम करें कि एक तरफ तो आपने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें सरकारी कार्यालयों में टंगवा दिया, लेकिन उनके मानने वाले अनुयायियों को कितने % आपने जो इंस्पेक्टर, कलेक्टर, डॉक्टर बनाने का काम किया, कितने % न्याय मिलने का काम हुआ? ये अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ आज पिछड़ी जात के लोग भी परेशान हैं। आज जिस तरह से लोकतंत्र करा रहा है, जिला पंचायत में क्या चल रहा है, जो आपकी पार्टी वोट नहीं देगा उसका घर गिराने का काम करेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र के साथ भी आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र, देखिए गंगाराम अंबेडकर साहब, कम से कम आप जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लें कानून के साथ आप लोग तो कम से कम उनके अंदर जो जुझारू शक्ति थी, जो उनके अंदर लड़ने की शक्ति थी, उसके साथ भी तो खड़े होइए। मायावती जी ने तो हाथ खींच लिया, वो तो हर चीज से टकराते थे, हर विपत्ति से लड़ते थे। के अनुयायी हैं तो अनुयायी हैं तो खड़े हो जाइए सामने, क्यों नहीं होते खड़े? आज सरकारी नौकरियों को आपने आरक्षण को रोक रखा है, टुकड़ों में भर्तियां निकाल के आरक्षण को खत्म करने की जहां जहां आपको लगता है कि अन्याय है वहां संघर्ष के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा ना। वहां संघर्ष के लिए तो खड़ा होना पड़ेगा, वहां संघर्ष के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमने तो यही पढ़ा है कि जितनी विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं उनके सामने वो थी, आज तो उससे बहुत अच्छा वातावरण है। तब छुआछूत, अनुसूचित जात के लोग, तब अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति लोगों का बर्ताव और काट की हंडी जितना खराब था नहीं चढ़ती उसके, इसलिए मैं कहता हूं उसके खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े। और आप लोग एसी कमरों में बैठकर ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा मिल जाए। तो आपने उनका टिकट काट दिया। संघर्ष तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। विवेक साइलेंस साहब, मैं लौट के आता हूं आपके पास, लौट के आता हूं अम्बेडकर जी, मैं लौट के आता हूं आपके पास। गंगाराम जी रुक जाइए। विवेक साइलेंस साहब, एक प्रश्न तो मायावती आपके ऊपर भी उसी ट्वीट में उठा रही हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार भी ठीक इसी तरह की थी, और जब वो विपक्ष में थी तब भी आप लोगों पर यही आरोप लगाती रहती थी कि सबसे ज्यादा दलितों का अगर अत्याचार हुआ है दलितों के ऊपर तो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। देखिए, मायावती जी कुछ भी बोले, वो बड़ी नेता है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते। लेकिन राममोहन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अब सच दिखाने की भी उत्तर प्रदेश में कीमत चुकानी पड़ती है। आप मिर्जापुर में देखिए, नमक रोटी जब बच्चों को खिलाई जा रही थी, जिस पत्रकार ने उसको खुलासा किया था उस पर सीधे एफआईआर होके उसको जेल में डाल दिया। मुसहर समाज के लोग जब वाराणसी में घास खाते हुए दिखाई दिए थे, और जिस पत्रकार ने उसको खुलासा किया था मुसहर समाज के लोगों का, तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया था। अभी कोरोना काल में पीपीई किट का घोटाला जिस पत्रकार ने दिखाया, उसमें सीधे उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। वाजपेयी जी शांत हो जाइए ना। वर्क फ्रॉम होम, एक सेकंड रुक जाइए, वाजपेयी जी वाजपेयी जी रुक जाइए। हीरो वाजपेयी जी एक करके विषयांतर नहीं। शांत हो जाइए वाजपेयी जी, ठीक है 4 साल आपको बताइए, देख भी लिया आपको, अब शांत रहिए। अरे आप कहीं बाहर जाने का टाइम आ गया है। झूठी बातें करने से जनता गुमराह हो गया। कोरोना काल में आपका नेतृत्व, अरे शांत हो। एक सेकंड वाजपेयी जी रुक जाइए, वाजपेयी रुक जाइए, वाजपेयी जी रुक जाइए, बहुत बोल लिए जी, बोलिए। जब आप बोल रहे थे, आप लोग की आदत बन गई है, या तो पिछली सरकारों में जाएंगे या तो शोर मचाएंगे।
देवरिया में भाई आप जब एक ट्विटर से बोलिए ना, आपने आज वायरल हुआ था जिस पत्रकार ने, उस पे देशद्रोह आप जाइए मत किसी के बीच में, जनता के बीच में मत जाइए, केवल ट्विटर पे काम चलाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। उसमें 11 नियुक्ति ठाकरों की आज कितने अधिकारी दलित हैं, आज कितने थानों में भाई आप अपना चुनाव आयोग देख लीजिए कि आपने क्या किया हुई थी, आप उस बलिया में में मत देखिए, एसडीएम और सीओ के सामने नियुक्तियां तो आपका विधायक है बलिया का, वो उसी हत्यारे के साथ खड़ा हो गया था जिसने उस दलित की हत्या की थी। आप लोग दलित के समाचार और एक परिवार की यहाँ बैठे कुछ हो तो बताइए, जाने का टाइम आ चुका है, चाचा भतीजा लड़ गए शुरू है उत्तर प्रदेश में, जनता आपके भतीजा लड़ गए समझ चुकी है। ठीक है वाजपेयी जी रुक जाइए, आरोप प्रत्यारोप नहीं। सच्चाई ये है कि हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण ने उत्तर प्रदेश को आपने में पहुंचा दिया है। धर्म और जाति की ये खतरनाक राजनीति और समाज में जहर बोने का काम बंद करिए। आस्था तिवारी जी बहुत सुन लिया आपको की सरकार की आप जब भी आते हैं यही सब उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आस्था तिवारी एक सेकंड रुक जाइए, आप बड़ी बात नहीं करते हीरो जी, मुद्दे ठीक है। पे बात करिए, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे की जब बात होती है तो आप लोग भागने लगते हैं पिछली सरकारों के ऊपर। हम तो सेवा की राजनीति कर रहे हैं कि जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ, सेवा कितनी की है जनता देख रही है, पंचायत चुनाव में देख लिया कितना सेवा, कितनी सेवा आपने उत्तर प्रदेश में की है। ठीक है आस्था तिवारी एक सेकंड रुक जाइए, सबका पक्ष आ जाने दीजिए, समय सीमित है, आपको बाहर कर दिया था। ठीक है आस्था तिवारी जी, प्रश्न बहुत सीधा है कि कांग्रेस पार्टी की आगे रणनीति क्या है? हर वर्ग को साधने की कोशिश है, कोई ब्राह्मणों को साध रहा है, कोई पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रहा है। मायावती जी का तो स्पष्ट एजेंडा है कि वो कहां कहां किस किस वर्ग के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। उनका दावा तो यह है कि मीडिया केवल भ्रम फैला रहा है, वो तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर वर्ग के पास जा रहे हैं, उनकी बैठकें चल रही हैं। मीडिया के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती रेस में पीछे हैं, जबकि वो ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत पीछे है, लड़ाई हमारी है। तो आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या आपको लगता है कि देखिए राममोहन जी, हर वर्ग को साथ लाने में कांग्रेस सफल हो पाएगी? देखिए राममोहन जी, यहाँ पर पहली बात तो ये कि आज सवाल नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस की रणनीति क्या है या किसी अन्य पार्टी की रणनीति क्या है। ठीक है, सवाल इस बात का होना चाहिए क्या कितने भी स्मारक बना देने से दलितों के प्रति या किसी भी शोषित वर्ग के व्यक्ति के प्रति अपराध कम हो रहा है। बहुत दुख के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है और मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए कि राष्ट्रपति जी किस समाज से आते हैं या प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं। ठीक है, और 5 वाजपेयी जी रुक जाइए थोड़ा सा, 7 साल सत्ता में रहने के बाद वाजपेयी जी थोड़ा रुक जाइए, गांधी वाड्रा 1.5 साल से उन्होंने वाजपेयी जी रुक जाइए, वाजपेयी जी 7 साल सरकार में, बहुमत वाली सरकार में रहने के बाद भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है अपराध में दलितों के प्रति। 7% एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है ये 7% बढ़ोतरी हुई है 2019 के बाद 2020 के आंकड़ों में। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो मैं उसका भी एक जवाब देना चाहूंगी। वर्क फ्रॉम होम कौन कर रहा है वो जग जाहिर है। वाजपेयी जी रुक जाइए। जब हाथरस की बेटी के साथ अन्याय होता है तो ये लोग उस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं और वहां पर कौन जाता है हाथरस की बेटी के परिवार में उनसे मिलने, उनका हाल लेने? कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जाते हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी जानती है। साधने गए थे तब से नहीं, इसलिए कांग्रेस पर यह आरोप लगाना बंद करे। और एक बात मैं इनको बहुत अदब के साथ ये बोलना चाहूंगी कि इनको कोई हक नहीं होता कि ये किसी भी व्यक्ति को अघोषित प्रवक्ता या घोषित प्रवक्ता कहें, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर पैनल में बैठे हैं वो सभी सम्माननीय है और उनका सम्मान इन्हें करना चाहिए। ये लोग एक्चुअल में अपमान की ही राजनीति करते आए हैं अभी तक और ये वही करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए आज ये स्मारक का जो इवेंट हुआ है वो सिर्फ दलित वोट बैंक को हासिल करने के लिए हो रहा है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और अमित कब आएंगी? ठीक है, कब नेतृत्व आपका आएगा? रविकांत जी चैनल पे बैठ के आंकड़े देंगी, पार्टी आपकी नीचे ही नहीं है, 30 साल से आप अस्तित्व में नहीं है। ठीक है वाजपेयी जी। रविकांत जी, हमारे अस्तित्व की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप अपने अस्तित्व की चिंता करें क्योंकि आपको यूपी की जनता अब सबक सिखाने वाली है। ठीक है 2022 रविकांत जी में और किसी पार्टी के बहुत अत्याचार झेल लिए यूपी की जनता ने आपके द्वारा किए गए। पेश करती है तो आपका नेतृत्व कहाँ है? 1947 के बाद से हमारा लोकतंत्र, लोग बताते हैं कि मैच्योर होता जा रहा है, लोग समझदार होते जा रहे हैं। आप
तो क्या समझदारी अभी इस स्तर पर आई है? एक सेकंड आस्था तिवारी, एक सेकंड, अब आप भी सम्मान कीजिए। सवाल मैं रविकांत जी से पूछ रहा हूँ, दलितों के प्रति अब मैं रविकांत जी से सवाल पूछ रहा हूँ कि तो क्या इतनी मैच्योरिटी आई है लोगों में, इतनी समझदारी आई है कि वो फोटो अपॉर्चुनिटी और सही हितैषी का फर्क समझ सकें? देखिए, अगर हीरो वाजपेयी जी थोड़ा संवाद में अगर विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो बीच में नहीं बोलेंगे जी। जो सवाल आपका है कि लोगों में क्या इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है, जो स्मारकों और मूर्तियों के नाम पर जो राजनीतिक दल है वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये भ्रम है अब लोगों का। जो वोटर है वो बेहद समझदार है और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि हम एक स्मारक बना करके, जबकि उस स्मारक में जो सांस्कृतिक केंद्र है और उसमें जो रिसर्च केंद्र बना रहे हैं, मैं उसका बेहद स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि ये बहुत लेट काम हुआ है, ये काम और पहले होना चाहिए था। बाबा साहब के विचारों, उनके मूल्यों और उन्होंने जो लिखा है उस पर रिसर्च हो, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि उसके पहले तो कम से कम भाजपा के लोगों को, आरएसएस के लोगों को पढ़ लेना चाहिए बाबा साहब को। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि चाहे वो जनसंघ रही हो, आरएसएस रही हो, विश्व हिंदू महासभा हो या राम राज्य परिषद, इन लोगों ने, इन पार्टी के लोगों ने बाबा साहब को संविधान सभा में जिस तरीके से अपमानित किया, जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे तो रामराज्य परिषद के लोगों ने बाबा साहब पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी और उनको शूद्र और अतिशूद्र कहकर के अपमानित किया था। उनको यहां तक कहा गया कि वो संविधान लिखने के काबिल नहीं है। और मैं वाजपेयी जी को ये भी बता दूं कि जिस समय संविधान पारित हुआ उसके ठीक दूसरे दिन ऑर्गेनाइजर ने, जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसने संविधान की भर्त्सना की थी और ये लिखा था कि भारतीय संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, ये पाश्चात्य नकल है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुआ करते थे अरुण शौरी, उन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया था लिखित रूप से, उन्हें थर्ड क्लास विद्यार्थी बताया था और उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने संविधान का निर्माण नहीं किया है, वो नकल की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिलसिला रहा है जो बाबा साहब का वो अपमान करते रहे हैं। और वो पार्टी अगर आज उनकी मूर्ति बनाती है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ जब आप संवैधानिक मूल्यों को एक तरह से तिलांजलि देने पर उतारो, वाजपेयी साहब, साइलस साहब, अम्बेडकर जी और आस्था तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आज समय इतना ही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि लोगों को यह समझ में आता है कि उनके हित में कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सी सरकार कर रही है, कहां उनके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कहां नहीं लिखे जा रहे हैं। और इन्हीं सब बातों पर बहुत हद तक वोट होता है कि जमीन पर काम कैसा है, योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है, उनकी बात की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा फर्क इसका पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोशिश करती रहती हैं और इसी के आधार पर विरोध भी करती रहती हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है।